विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजू शर्मा सर और आप सबों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिलाइट क्लासेज मोतिहारी में। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं भौतिक विज्ञान के पार्ट 4 के बारे में, जिस पार्ट 4 में हम लोगों को पढ़ना है सबसे पहले गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, उसके बाद में गोलीय दर्पण यानी उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का उपयोग, और फिर उसके बाद में चिन्ह परिपाटी के बारे में। तो ये तीनों टॉपिक हम लोग इसी वीडियो में पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना ये क्या होता है। तो जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन अब वस्तु की स्थिति क्या होगी, वस्तु हम कहाँ रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अगर हम वस्तु P पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ होगा, अगर वस्तु हम P और C के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ होगा। अब ये P, C, F ये सब क्या है तो मैं पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ। P हमारा ध्रुव होता है, C हमारा वक्रता केंद्र होता है और F हमारा फोकस होता है। तो चलिए हम सब कुछ आप लोग को बताएंगे, आप लोग को समझ में भी आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग पढ़ ले गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो आप जानते हैं कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल दर्पण और दूसरा हमारा अवतल दर्पण। अब ये हमारा जो फिगर है एम डैश, ये हमारा कौन सा दर्पण है तो गोलीय दर्पण के भीतरी सतह को अगर पेंट किया जाता है, कलई किया जाता है तो कौन सा दर्पण कहलाता है, उत्तल दर्पण। अब कहता है कि यदि वस्तु की स्थिति ध्रुव तथा अनंत के बीच हो तो सबसे पहले आप जानते हैं कि इसको क्या कहते हैं, ध्रुव P कहते हैं, यानी दर्पण का मध्य बिंदु हमारा ध्रुव कहलाता है। ये हमारा C है यानी वक्रता केंद्र है, और यहाँ पे क्या है, अनंत है। तो सबसे पहले उत्तल दर्पण की बात हो रही है कि वस्तु की जो स्थिति है वह ध्रुव और अनंत के बीच, तो ध्रुव यह है, अनंत यह है, तो इसके बीच में आप वस्तु को यहाँ रख दीजिए। मान लेते हैं इस वस्तु का नाम है A और B। तो यहाँ A से प्रकाश की किरण इस दर्पण पे पड़ा यानी आपतित हुई, क्लियर हो रहा है, और फिर उसके बाद में यहाँ से यह परावर्तित हो जाती है। अब इसको जब हम आगे बढ़ाते हैं तो ये कहाँ से गुजरता है जी, मैं कल ही बताया था, फोकस से गुजर रहा है। अब ये जो हमारा वस्तु है AB, ये आप देख रहे हैं वस्तु जो हमारा AB है, तो AB का जो हेड पॉइंट है A और यहाँ पे C, इनको हम मिला देंगे एक सरल रेखा द्वारा। देखिए मिल गया। देखिए अभी हमारे पास स्केल नहीं है, आप लोग जब भी मिलाएंगे तो स्केल से मिलाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे कटा तो यहीं पे हमारा क्या बना, प्रतिबिंब बना। तो यहाँ पे लिखेंगे A डैश B डैश। तो कहता है कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। तो अब बताइए प्रतिबिंब बन कहाँ रहा है, तो फोकस और ध्रुव के बीच। तो प्रतिबिंब की स्थिति यहाँ पे लिखेंगे फोकस तथा ध्रुव के बीच, ठीक है। उसके बाद में वस्तु से छोटा है कि वस्तु से बड़ा है, तो वस्तु से छोटा है, तो यहाँ लिखेंगे वस्तु से छोटा, ठीक है। उसके बाद में आपका प्रतिबिंब सीधा है या उल्टा, तो आप देख रहे हैं इसका हेड पॉइंट ऊपर की ओर है और यहाँ भी हेड पॉइंट ऊपर की ओर है, तो ये क्या होगा, सीधा होगा। लेकिन यहाँ पे कल ही मैं बताया था कि उत्तल दर्पण में फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, तो जब आती हुई प्रतीत होती है तो प्रतिबिंब का जो हमारा बनना होता है वो हमारा आभासी होगा। तो यहाँ लिखेंगे आभासी, समझ में आ रहा है, यानी फोकस, यहाँ देखिए प्रतिबिंब की स्थिति फोकस तथा ध्रुव के बीच, वस्तु से छोटा, सीधा, आभासी होगा। कोई दिक्कत समझने में नहीं। चलिए अब हम लोग चलते हैं अवतल दर्पण की ओर। तो यहाँ कहता है अवतल दर्पण में यदि वस्तु की स्थिति फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच हो, तो सबसे पहले यहाँ पे आप N
एन डैश बना लीजिए। तो एन और एन डैश कौन सा दर्पण हुआ? अवतल दर्पण। यहाँ पे क्या होता है? पी ध्रुव। यहाँ पे क्या है? सी यानी वक्रता केंद्र। तो कहता है क्या कि वस्तु की स्थिति फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच हो। तो यहाँ पे आपका फोकस है, तो ये फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, तो यानी यहाँ पे आपका कोई वस्तु है मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पे आपका वस्तु है। चलिए, तो ये वस्तु जो है एकदम पड़ेगा दर्पण पे, यानी इस वस्तु से जब हम लाइट देंगे तो ये दर्पण पे टकराएगा जी। और जब दर्पण पे टकराता है तो कहाँ से होकर गुजरता है? आप सबको मैं कल बताया था, फोकस से होकर गुजरता है। कोई शक यहाँ पे हो रहा है? नहीं। अब ये जो आप देख रहे हैं वस्तु का हेड पॉइंट, जैसा कि आपने यहाँ देखा कि वस्तु का हेड पॉइंट और सी, इन दोनों को हम सरल रेखा में मिलाए हैं। तो यहाँ पे हेड पॉइंट है और यहाँ सी है, तो इसको भी तो हम सरल रेखा में मिलाएंगे, यानी ऐसे। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे बन रहा है, कट रहा है ना। अब इसको हम क्या करेंगे? मिलाएंगे यहाँ पे। अब हमारा ये जो प्रतिबिंब बना, तो वस्तु था ऊपर की ओर, अब इसका प्रतिबिंब बन गया नीचे की ओर। आप देख रहे हैं, तो यहाँ अगर वस्तु ए है और ये बी है, तो इसका प्रतिबिंब बना ए डैश और बी डैश। क्लियर हो रहा है? तो ये आपका क्या है? वक्रता केंद्र है, और इसके आगे कुछ नहीं होता है तो क्या होता है? अनंत होता है। तो यहाँ लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच, ठीक है। उसके बाद में यह सीधा है, यह क्या है? उल्टा है, तो यहाँ पे लिखेंगे उल्टा। और यहाँ लिखेंगे कि वस्तु से बड़ा तथा ये वास्तविक होगा कि आभासी? वास्तविक प्रतिबिंब होगा, वास्तविक प्रतिबिंब होगा। समझ में आ रहा है? चलिए यहाँ समझिए, यदि वस्तु की स्थिति फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच हो तो प्रतिबिंब की स्थिति वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच, उसके बाद में उल्टा, उसके बाद में वस्तु से बड़ा तथा वास्तविक प्रतिबिंब होगा। अब हम उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के लिए एक हम सारणी बनाएंगे और उस सारणी में लिखा रहेगा कि वस्तु की स्थिति क्या है और प्रतिबिंब की स्थिति क्या है। ठीक है, चलिए अब देखिए, मैंने जैसा कि आप लोग को बताया कि उत्तल दर्पण में या फिर अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी, प्रकृति होगी, उनके आकार होंगे, कैसे होंगे, तो मैं सारा यहाँ सारणी लिख दिया हूँ। सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिए, हम बात कर रहे हैं किस दर्पण की? उत्तल दर्पण की। तो उत्तल दर्पण में अगर वस्तु की स्थिति ध्रुव पे हो, यानी पोल पर हो, पी पर हो, तो प्रतिबिंब की स्थिति ध्रुव पर होगी और प्रकृति आभासी, सीधा और वस्तु के बराबर होगी। दूसरा कंडीशन में कि अगर उत्तल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव तथा अनंत के बीच होगी तो उसकी प्रतिबिंब की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच, उसकी प्रकृति जो होगी आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा। फिर आगे आते हैं कि अगर उत्तल दर्पण में वस्तु की स्थिति अनंत पे हो तो प्रतिबिंब की स्थिति फोकस पे बनती है और प्रकृति आभासी, सीधा और आकार में बहुत छोटा होता है। तो यहाँ पे उत्तल दर्पण में आप लोग एक चीज़ देखें कि जब भी प्रतिबिंब की प्रकृति होगी वह आभासी और सीधा होगी। समझ में आया? चलिए अब यहाँ पे हम बात करते हैं अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और उनके आकार। सबसे पहला कंडीशन देखिए, अगर अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति भी ध्रुव पर होगी और प्रकृति उसका आभासी, सीधा और आकार में बराबर। जब भी आभासी होता है तभी वो सीधा होगा, याद रखिएगा। यहाँ पे दूसरा कंडीशन कि अगर अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव तथा फोकस के बीच हो तो प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के पीछे आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा होगा। यहाँ पे अगर
अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस पे हो यानी F पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पर होगी, वास्तविक होगी, उल्टा होगा और वस्तु से बहुत बड़ा होगा। यानी जब भी हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा वह उलट जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच अगर वस्तु की स्थिति हो तो उसका प्रतिबिंब की स्थिति वक्रता केंद्र और अनंत के बीच होता है। उसके बाद में इसकी प्रकृति वास्तविक, उल्टा और बड़ा होता है। यहाँ पे अवतल दर्पण में अगर वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र पर हो तो उसके प्रतिबिंब की स्थिति भी वक्रता केंद्र पर होगा और उसकी प्रकृति वास्तविक, उल्टा और यहाँ पे वस्तु के बराबर होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अवतल दर्पण में अगर वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच हो तो प्रतिबिंब की स्थिति वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच होगा। इसकी जो प्रकृति होगी हमारा वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। आगे बढ़ते हैं और ये लास्ट है कि अगर अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति अनंत पे हो तो उसके प्रतिबिंब की स्थिति फोकस पे होती है और जो उसका प्रकृति होता है वास्तविक, उल्टा होगा और वस्तु से बहुत छोटा होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इन सभी सारणी को देखकर आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आप लोग घर पे खुद से इसके किरण आरेख खींचेंगे, उत्तल दर्पण का भी और अवतल दर्पण का भी। अब मैं चल रहा हूँ बताने गोलीय दर्पण यानी उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का उपयोग के बारे में। ठीक है, चलिए देखिए, गोलीय दर्पण यानी उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि उत्तल दर्पण का उपयोग। तो स्कूटर, मोटर कार तथा बस इत्यादि में उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर और पीछे देखने के आईने के रूप में होता है। मैं बता दूं कि जब किसी मोटरसाइकिल में जो साइड मिरर होता है या मोटर कार में, किसी कार में या बस या ट्रक में, ताकि पीछे से जब कोई गाड़ी आए तो उसे हम साइड दें, क्योंकि गाड़ी बड़ा होता है और उसका जो प्रतिबिंब होता है छोटा बन जाता है और वो प्रतिबिंब सीधा भी बनता है, जिस वजह से हम लोग साइड दे देते हैं। इसीलिए उत्तल दर्पण का उपयोग हम साइड मिरर के रूप में करते हैं। अब आते हैं हम अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। ये देखिए, कहता है कि टॉर्च वाहन के हेडलाइट तथा सर्च लाइटों और रोगियों के नाक, कान, गले, दांत आदि की जांच के लिए डॉक्टरों द्वारा तथा साथ ही दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे, लास्ट टॉपिक है चिन्ह परिपाटी के बारे में। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पे चिन्ह परिपाटी के बारे में कहता है कि गोलीय दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कभी दर्पण के सामने बनता है तो कभी दर्पण के पीछे बनता है। इसलिए इन दोनों परिस्थितियों में अंतर स्पष्ट करने के लिए एक परिपाटी की आवश्यकता होती है, जिसे चिन्ह परिपाटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चिन्ह परिपाटी। और इसी चिन्ह परिपाटी का उपयोग हम लोग आगे पार्ट में करेंगे, जब हम आप लोगों को दर्पण सूत्र बताएंगे और आवर्धन बताएंगे तब। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक हमारा अवतल दर्पण है और दूसरा हमारा उत्तल दर्पण है। तो यहाँ पे अवतल दर्पण में यह ध्रुव हो गया, यह फोकस हो गया, यह वक्रता केंद्र हो गया। फोकस से लेकर के ध्रुव के बीच की दूरी को हम छोटा f कहते हैं। केंद्र से लेकर के ध्रुव के बीच की दूरी को हम बड़ा R यानी वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वही कंडीशन सेम टू सेम यहाँ है। अब देखिए, यहाँ पे हमारा P है, तो P के जब हम दाईं ओर जाएंगे, इधर दाईं ओर, और फिर हम P के इधर आएंगे बाईं ओर, खूब बढ़िया से समझिएगा आप लोग। फिर यहाँ पे हम P के इधर चलेंगे, कहाँ? दाईं ओर, और इधर फिर हम P के इधर आएंगे, कहाँ? बाईं ओर। समझ में आ रहा है? तो याद रखिएगा, जब भी हम लोग दाईं तरफ चलते हैं तो वहाँ पे प्लस होता है और बाईं तरफ चलते हैं तो वहाँ पे माइनस। दाईं ओर चलेंगे तो प्लस में, बाईं ओर चलेंगे तो माइनस में, याद रखिएगा। अब आप बताइए, यहाँ पे अवतल दर्पण के लिए केवल समझिए, सबसे पहला बात कि वस्तु की दूरी
उसके बाद में प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, उसके बाद में फोकस दूरी, फोकस दूरी, फिर उसके बाद में वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तो यहाँ पे वस्तु की दूरी को U कहते हैं, प्रतिबिंब की दूरी को V कहते हैं, फोकस दूरी को F कहते हैं, वक्रता त्रिज्या को कैपिटल R कहते हैं। ये सब आप लोग ही बताइएगा, देखिए बहुत अच्छा समझ में आएगा। उसी तरीके से यहाँ लिख ले रहे हैं हम वस्तु की दूरी यानी U, फिर उसके बाद में प्रतिबिंब की दूरी यानी V, और यहाँ पे फोकस दूरी F, और यहाँ पे वक्रता त्रिज्या मतलब R। ठीक है, चलिए अब आप बताइए कि कोई भी हम अगर वस्तु को रखेंगे तो दर्पण के सामने ही ना रखेंगे जी। तो ये दर्पण के सामने तो है ये है, तो मान लेते यहाँ पे आप वस्तु रख रहे हैं, ये दर्पण है तो दर्पण के सामने तो है ये है, तो यहाँ पे आप वस्तु रख रहे हैं। तो आप बताइए वस्तु जो है अवतल दर्पण में किधर है? बाईं ओर, इसीलिए क्या हो जाएगा? निगेटिव में। उसके बाद में प्रतिबिंब की दूरी इधर ही होगी, तो ये भी हमारा निगेटिव में। फोकस दूरी देखिए, फोकस दूरी किधर है? P के बाईं ओर, तो ये भी हमारा निगेटिव। वक्रता त्रिज्या किधर है? इस P के बाईं ओर, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? निगेटिव। अब चलते हैं उत्तल दर्पण में। वस्तु की दूरी बाईं ओर है तो निगेटिव, प्रतिबिंब की दूरी उधर बनता है तो पॉजिटिव। उसके बाद में फोकस दूरी जो F है वो हमारा दाईं ओर है तो क्या होगा? पॉजिटिव, और वक्रता त्रिज्या R दाईं ओर है तो क्या होगा? पॉजिटिव। तो ये समझ में आप लोगों को रखना होगा। तो यहाँ पे एक ही बात आप ध्यान में रखिएगा, चाहे दर्पण हमारा उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, केवल U जो होता है U यही निगेटिव होता है दोनों में। लेकिन यहाँ पे अवतल दर्पण की अगर बात करते हैं तो एक ही मतलब समझिएगा कि अवतल दर्पण में सबके सब निगेटिव होता है, सबके सब ऋणात्मक होता है, और हमारा उत्तल दर्पण में केवल वस्तु की दूरी U हमारा ऋणात्मक होता है, बाकी सब के सब हमारा धनात्मक होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो हमारे वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और किसी भी प्रकार का दिक्कत होता है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और हाँ, जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।